हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है सीमेंट एंड स्टील। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है प्रिपरेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स में कि हम मेनली सीमेंट एंड स्टील के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज जो है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो है 16 एंड 17 में काफ़ी कम आए हैं, 2-3 आए हैं। बट आपको क्या है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है सिलेबस का, एक एक टॉपिक जो है आपको कवर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सीमेंट क्या होता है। सीमेंट आई थिंक सबको पता होगा, पर फिर भी इसकी जो जनरल डेफिनेशन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अ सीमेंट इज अ बाइंडर, अ सब्सटेंस यूज्ड इन फॉर द कंस्ट्रक्शन दैट सेट्स हार्डन्स अडेट्स टू अदर मटेरियल्स टू बाइंड देम टुगेदर। मतलब कि सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कि क्या करता है, अदर सब्सटेंस के साथ कंबाइन होकर वो सबको आपस में जोड़ कर रखता है। सीमेंट इज सेल्डम यूज्ड ऑन इट्स ओन बट रेदर टू बाइंड सैंड एंड ग्रेवल टुगेदर। मतलब क्या होता है, सीमेंट को सिंगल हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं। क्या होता है कि इसे हम एग्रीगेट एंड ग्रेवल्स के साथ ही हम इसे यूज़ करते हैं। एग्रीगेट क्या होता है कि लाइक स्टोन हो गया या फिर सैंड हो गया, ये सब क्या है, एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। तो इसके साथ ही हम इसे यूज़ करते हैं। जो सीमेंट होता है उसमें फाइन एग्रीगेट, और हम अगर सीमेंट में अगर फाइन एग्रीगेट और सीमेंट मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मोटार कहते हैं। उसमें मतलब वाटर, ये तीनों का मिक्सचर ही मोटार कहलाता है। और अगर इसमें हम ग्रेवल भी मिला देते हैं, ग्रेवल मतलब कि कोर्स एग्रीगेट, तब इसे हम कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, मोटार एंड कंक्रीट के बारे में आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए कि मोटार में क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट नहीं होता, उसमें सिर्फ फाइन एग्रीगेट। मतलब कि अगर हम सैंड सैंड मतलब कि रेत और सीमेंट को अगर मिला के जो मिक्सचर बनाते हैं तो उसको कहते हैं मोटार कहते हैं। और अगर उसमें हम ग्रेवल भी ऐड कर देंगे, ग्रेवल मतलब कि वो जो स्टोन होता है, गिट्टी बोलते हैं हिंदी में, तो अगर उससे भी ऐड करते हैं तो उसे हम कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं कि कंपोजिशन ऑफ सीमेंट की, मतलब सीमेंट में क्या क्या कंपोजिशन होता है, उसमें क्या क्या मटेरियल्स मिले होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इससे ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सीमेंट में ये सारी चीज़ें मिली होती है, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, ये सारे उसके कंपोनेंट हैं जिससे कि ये मिलकर बना होता है। अब देखिए हम इसमें, ये पूरा एक चार्ट है जिसमें कि आपको कंपोजिशन दिया हुआ है कि किसने किसने परसेंट में क्या मिला होता है और उनका फंक्शन क्या होता है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, इनका फंक्शन याद रखना है, क्योंकि आपको जनरली 2-3 क्वेश्चन इससे जो आए थे, जिसमें से मुझे एक याद आ रहा है कि पूछा गया था इनमें से कौन सा है जो कि सीमेंट में नहीं पाया जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट में। तो ये सीमेंट से क्वेश्चन था। उसके बाद इसी से एक पूछा गया था कि जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो उससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए वन बाय वन इसके हम पहले फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम लाइम का देखते हैं। लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ये क्या करता है, कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो लाइम का ही है। इट मीन्स क्या है कि इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो ये स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। तो ये हो गया स्ट्रेंथ, मतलब क्या होता है कि वो ज़्यादा टाइम तक टिक पाए कोई भी स्ट्रक्चर जो हम सीमेंट से बना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। अब उसके बाद देखिए साउंडनेस का मतलब क्या होता है। साउंडनेस का मतलब आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमने सीमेंट से कोई स्ट्रक्चर बनाया है, तो क्या होता है कि वो हार्ड होने के बाद भी अपने वॉल्यूम को मेंटेन करके रख सके, अपने वॉल्यूम को रिटेन करके रखे। ये नहीं कि हमने जैसे कोई स्ट्रक्चर बनाया वो बाद में क्या हो जा रहा है, उसमें सीमेंट में एक्सपांशन हो जा रहा है, एक्सपांशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे। तो वो क्या होना चाहिए, सीमेंट जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, वो उसे एक्सपांड नहीं होना चाहिए अननेसेसरी। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, साउंडनेस कहते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, सिलिका। सिलिका मतलब कि SiO2। ये क्या करता है, ये भी स्ट्रेंथ देता है। इट्स एक्सेस ऑफ इट क्या होता है कि स्लो सेटिंग। स्लो सेटिंग मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, तो वो क्या होना चाहिए, उस स्पेसिफिक टाइम में हो जाना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि अदरवाइज अगर ये एक्सेस होगा तो ये सेटिंग को स्लो कर देगा, मतलब कि जो सीमेंट की सेटिंग है वो धीरे धीरे होगी। अब इसके बाद देखिए एल्यूमिना क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग। ठीक है, ये क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इफ़ इट इज़ एन एक्सेस इट लोअर्स द स्ट्रेंथ, लेकिन ये भी एक स्पेसिफिक अमाउंट में होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा रहेगा तो ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा। उसके बाद ये, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, इसका काम मेनली होता है, ये कलर में हेल्प करता है। इस मेनली ये कलर के लिए होता है, हेल्प्स इन फ्यूज़न एट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। ये फ्यूज़न में भी हेल्प करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, सबको मिलने में, फ्यूज़न में भी हेल्प करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया MgO इम्पार्ट्स कलर एंड हार्डनेस। ये भी कलर एंड हार्डनेस के लिए हेल्पफुल है। ये भी अगर एक्सेस में रहेगा तो ये क्या करेगा, क्रैक्स जनरेट करेगा और अनसाउंडनेस जो है वो क्रिएट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कैल्शियम सल्फेट। इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करता है, इंक्रीजेज द इनिशियल सेटिंग टाइम। अब इसको समझिए, क्या होता है कि जैसे सीमेंट है, सीमेंट से हमने मान लीजिए कुछ बनाया, तो ये क्या होता है कि ये तुरंत ही सेट हो जाएगा।
क्या होगा कि जैसे तुरंत बनाया और ये जस्ट मिक्सचर को बनाते बनाते ही ये क्या हो गया, सेट हो गया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कैल्शियम सल्फेट ऐड करते हैं ताकि ये जो टाइम है ये थोड़ा स्लो हो, जो ये इनिशियल सेटिंग टाइम है ये थोड़ा कम हो, ताकि इसको हमने मिक्स करने के बाद इसको प्लेस करने में, ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ा समय लगता है, तो उसमें भी क्या रहे ये हार्ड ना हो, ठीक है। तो ये इसलिए ये इंक्रीज़ करता है सेटिंग टाइम। उसके बाद देखिए सल्फ़र क्या करता है, इट हेल्प्स इन मेकिंग साउंड सीमेंट, ये भी साउंड में हेल्प करता है। इन अगर ये भी एक्सेस में रहेगा तो ये भी क्या करेगा, अनसाउंड बनाएगा। उसके बाद देखिए अल्कलीस, इसका क्या होता है, ये अनडिज़ायरेबल है। ये क्या करते हैं, एफ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं। एफ्लोरेसेंस क्या होता है, एफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लीजिए ये एक सीमेंट है, तो अब ये क्या करेगा, जैसे हमने कुछ बना दिया तो इसके बाद इसमें क्या होगा, वाइट पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाएगा, मतलब वाइट पाउडर टाइप का फॉर्म हो जाएगा, तो इसे कहते हैं एफ्लोरेसेंस कहते हैं। अब इसके बाद इसका कंपोजिशन भी आप ध्यान से थोड़ा देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे कम किसका होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये लाइम का क्या है सबसे ज़्यादा। आपको ये परसेंट एग्जैक्ट याद नहीं होना चाहिए, बट जस्ट आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा लाइम होता है, उसके बाद सिलिका होता है, उसके बाद एल्यूमिना होता है, और ये जो लास्ट में ये एल्कली है ये काफ़ी सबसे लोएस्ट अमाउंट में होता है, ये अनडिज़ायरेबल है। उसके बाद ये सल्फ़र, और आपको जिप्सम का परसेंटेज जो है वो याद रखना है। आपको एग्जैक्ट ना भी याद हो तो जस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बॉक्स कंपाउंड, ठीक है। इससे भी एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट इट रिएक्ट्स विथ इंग्रेडिएंट्स। अगर आप इसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या होता है कि जब आप सीमेंट एंड वाटर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सीमेंट एंड वाटर को जब आप ऐड करते हैं तो उनके बीच क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स जो है फॉर्म होते हैं। तो ये 4 टाइप के केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, बॉक्स कंपाउंड कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये होता क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये चारों यही जो है जिन्हें हम बॉक्स कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपको ये इसमें ये जो लंबे लंबे फॉर्मूलाज है ये आपको ध्यान नहीं रखना है। C3A, C4AF, C3S, C2S, ये 4 होते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनाफेरेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो आपको बस ये जो शॉर्ट में दिया है C3A, C4AF, C3S और C2S, ये 4 नाम जो है आपको याद रखना है कि ये जो होते हैं ये बॉक्स कंपाउंड के अंदर आते हैं। आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका राइट आंसर क्या था, ये C2S। अभी हम सब इसका देखेंगे कि इन चारों के बारे में थोड़ा सा जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो हम आगे देखेंगे। अब हम इन कंपाउंड्स को देखते हैं कि किनका क्या फंक्शन है और कब कौन फॉर्म होता है। सबसे पहले देखिए C3S जो होता है ये मेनली इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जैसे जैसे सीमेंट हार्ड होता है तो ये इनिशियल अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इससे फॉर्म होने में कितना टाइम लगता है, 1 वीक। और ये हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है कि जैसे कि हमने वाटर जब मिलाया सीमेंट में तो उनके बीच केमिकल रिएक्शन होता है, तो इस टाइम पे क्या होता है, हीट जनरेट होती है, तो उसे ही हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो कहते हैं। सीमेंट विथ मोर C3S इज प्रिफर्ड फॉर कोल्ड वेदरिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब कि कोल्ड वेदरिंग कंस्ट्रक्शन में C3S जिसमें ज़्यादा हो वो प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको इस टाइप का यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा कि इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और इसके बाद कोल्ड वेदरिंग कंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ डिज़ायरेबल है कि किसका जो रेशो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो वो C3S, ठीक है। आगे हम काफ़ी सारे MCQs भी सॉल्व करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेबस कवर करना है, उसके बाद MCQs जो है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर MCQs क्या होंगे, रैंडम होंगे, जैसे अलग अलग टॉपिक से होंगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इससे आपकी रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों साथ साथ में होगी। तो आगे हम MCQs जो है वो एक साथ करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस के टॉपिक्स कवर करेंगे। अब देखिए C2S मतलब कि डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिससे आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन है जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यही है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट कंपाउंड फॉर्म्ड, आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड है जो सबसे एंड में फॉर्म होता है, तो ये भी C2S है। ये लेटर स्टेज स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोड्यूसेस लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब कि इससे हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होता है, क्योंकि आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, ये सबसे लास्ट कंपाउंड है, उसके बाद ये फॉर्म हो रहा है, तो इसका क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होगा, मतलब कि जो सबसे पहले फॉर्म होगा वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो इवॉल्व करेगा। सबसे पहले कौन फॉर्म होता है इसके आगे हम देखेंगे। सबसे पहले जो फॉर्म होता है वो होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। C3A जो है वो सबसे पहले फॉर्म होता है, ये विदिन 24 आवर्स जो है वो फॉर्म हो जाता है।
उसके बाद ये मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है इवॉल्व करता है। तो आपको यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा हीट कौन इवॉल्व करता है, तो ये हो जाएगा C3A। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट मे लीड टू इमीडिएट स्टिफनिंग ऑफ पेस्ट, मतलब कि इसे क्या कहते हैं, फ्लैश सेट। तो अब ये क्या होता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लैश सेट क्या होता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि सीमेंट का कोई पेस्ट बनाया, इसमें वाटर डाला, सीमेंट और वाटर डाला, तो क्या हो गया, ये तुरंत ही सेट हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, फ्लैश। फ्लैश का आप जनरल मीनिंग में देखें तो क्या होता है कि एकदम जो विद इन सेकेंड्स हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर तुरंत स्टिफ हो जाएगा, तुरंत हार्ड हो जाएगा, तो उसे कहते हैं, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था C3A, ठीक है। अब लेकिन इससे भी बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जिप्सम ऐड करते हैं, मतलब जो कैल्शियम सल्फेट हमने पढ़ा था 2 to 3% इसे इसलिए ऐड किया जाता है ताकि हमें थोड़ा टाइम मिले उसे प्लेस करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि इस समय टाइम लगता है। तो इसलिए क्या हो कि वो थोड़ी देर तक वो अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करके रख सके। द रिएक्शन ऑफ C3A एंड वाटर इज़ वेरी फास्ट बट इट डजंट कॉन्ट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथ, मतलब ये क्या करता है, स्ट्रेंथ के लिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है, और इसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है। अब इसके बाद जो लास्ट कंपाउंड है वो क्या है, टेट्रा एल्यूमिनियम फेरेट, मतलब कि C3AF। इस ये भी क्या होता है कि 24 आवर्स में ही फॉर्म हो जाता है। इसका भी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, और ये भी हीट के लिए जो कंट्रीब्यूट नहीं करता है स्ट्रेंथ के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके जब हम MCQ सॉल्व करेंगे तो आपको ये टॉपिक और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब हम स्टील के बारे में थोड़ी बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। स्टील किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसमें मेनली आयरन एंड कार्बन होता है, एंड थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज़ के रूप में हम और भी मेटल्स जो है इसमें ऐड करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसमें 95% होता है वो इसमें आयरन होता है, 1 to 2% इसमें कार्बन होता है, एंड स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ 1.6 मतलब क्या होता है 1.6 जो परसेंटेज इसमें बच गया वो क्या होता है, इसमें मैग्नीज होता है, निकेल होता है, टू इम्प्रूव सर्टेन प्रॉपर्टीज़। इसमें और भी अदर मेटल्स यूज़ करते हैं, जैसे आपने सुना होगा अलॉय में क्या करते हैं कि डिफरेंट मेटल्स का मिक्सचर होता है ताकि उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम उसमें ला सकें। अब जो कार्बन होता है वो क्या करता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस को इम्प्रूव करता है, बट डक्टिलिटी और टफनेस को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो मतलब आपको ये याद रखना है कि कार्बन जो स्टील में ऐड होता है वो क्या करता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस को इंक्रीज़ करता है, बट डक्टिलिटी एंड टफनेस को डिक्रीज़ कर सकता है। क्योंकि आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है कि कार्बन क्या चीज़ जो है उसे रिड्यूस करता है और क्या इंक्रीज़ करता है। तो आप सबको डक्टिलिटी का मतलब पता होगा, पर अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए मैं बता देती हूँ कि जैसे कोई मेटल है उसे हम थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को ही हम डक्टिलिटी कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लो कार्बन स्टील आर नॉट यूज एज स्ट्रक्चरल मटेरियल। स्ट्रक्चरल मटेरियल में हम लो कार्बन स्टील को नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस क्या है, ये कार्बन से ही आ रहा है। अगर कार्बन अगर उस कंपाउंड उसमें लो है तो इससे क्या होगा कि इससे वो स्ट्रक्चर जो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, तो इस वजह से लो कार्बन स्टील को हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट, अलाइंग निकल। निकल क्या काम करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर आप सीधी सादी लैंग्वेज में समझे तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई स्टील मेंबर है, तो क्या हो रहा है कि इसमें मान लीजिए इधर से टेंशन लग रहा है। टेंशन मतलब कि एक तरह से अगर आप समझेंगे तो क्या होता है, खिंचाव हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, दोनों साइड से क्या हो रहा है, ये खिंच रहा है। तो अगर ये इसे बियर करने का ही ये जो कैपेसिटी है उसे क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहेंगे, ठीक है। ये टेंसाइल फोर्सेस को क्या कर रहा है, बियर कर रहा है, तो उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टील देखिए, ये लो कार्बन स्टील है, उसके बाद मीडियम, हाई, कास्ट आयरन, और उसके बाद इसमें इसके कार्बन के परसेंटेज जो है वो यहाँ पे मेंशन है। तो ये आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखनी है, बस आपको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ स्टील क्या क्या होते हैं। उसके बाद ये अलॉय स्टील है, उसमें क्या होता है कि ये स्टेनलेस स्टील एंड हाई स्पीड स्टील। तो आपको बस ये जस्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इस टाइप का इनका टाइप होता है। और आप सिर्फ ये याद रख लीजिए कि कास्ट आयरन में कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, तो ये 2 to 4% होता है। तो आपको इतना बस याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम एंड में इसका एडवांटेज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो हाई होती है, ये ब्रिजेस एंड टॉल बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं इसे हम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इट कैन बी हैंडल, ट्रांसपोर्टेड एंड प्री फैब्रिकेटेड ईजिली। इसे हम क्या कर सकते हैं कि ईजिली हैंडल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। प्री फैब्रिकेट मतलब ये पहले से ही जिस शेप में चाहिए उस शेप में ये बना होता है, तो ये क्या आता है, इसे हम ईजिली हैंडल करते हैं। उसके बाद देखिए, ये लॉन्ग लाइफ होता है इसका, ये काफ़ी लंबे समय तक क्या रहता है कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, ये ड्यूरेबल रहता है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक ये मेंटेन करके रखता है अपने आप को। उसके बाद देखिए, यूनिफॉर्मिटी प्रॉपर्टीज़ डू नॉट चेंज विथ टाइम। क्या होता है, टाइम के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं होती। उसके बाद देखिए, अ डक्टाइल मटेरियल डज नॉट फेल सडनली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि
ये डक्टाइल मटेरियल है, ये क्या करता है, सडन फेलियर नहीं होता। सडन फेलियर मतलब क्या होता है कि इसमें जब फेलियर होता है तो वो धीरे धीरे करके वक्त के साथ हमें थोड़ा पता चल जाता है, ये पहले से पता चल जाता है कि अभी फेल होने वाला है। पर जैसे फॉर एग्जांपल कंक्रीट है, आप किसी दीवार को देखकर नहीं बता सकते, थोड़ा बहुत आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये वीक है, ये फेल होने वाला है, ये कोलैप्स होने वाला है, बट आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। उसमें क्या होता है, कंक्रीट में सडन फेलियर होता है, बट इसमें क्या होता है कि सडन फेलियर नहीं होता है। अब उसके बाद देखिए एडिशन एंड अल्ट्रेशन कैन बी मेड इजीली। इसमें क्या होता है कि अल्ट्रेशन जो है वो हम इजीली कर सकते हैं कि अगर हमें मान लीजिए इतने शेप का चाहिए, इतने लेंथ का चाहिए, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, अल्ट्रेशन कर सकते हैं। दे कैन बी इरेक्टेड एज फास्टर रेट एज कम्पेयर टू रेनफोर्स कंक्रीट। मतलब इसे क्या कर सकते हैं हम, इरेक्ट मतलब कि सीधा कर सकते हैं फास्टर रेट पे। मतलब कि अगर मान लीजिए ये किसी भी शेप का है, ये मान लीजिए बेंट है, तो इसे हम ईजिली जो है वो सीधा कर सकते हैं फास्टर रेट पे। अब उसके बाद देखिए स्टील हैज़ अ हाईएस्ट स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी चीज़ है, अब क्या है वो आपके यूज़ के लायक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे जो कोई रिसाइकलर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई बाइक है, आप क्या हो गया, उसका जो जितना भी लाइफ पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है, तो आप जैसे किसी को दे रहे हैं, किसी रिसाइकल वाले को दे रहे हैं, तो वो उसकी स्क्रैप वैल्यू हुई कि अब वो क्या है, वो यूज़ के लायक नहीं है आपके, फाइनली उसकी जो लाइफ थी वो ख़त्म हो चुकी है। तब वो जो एंड में जो उसकी वैल्यू मिलती है आपको, वो होती है स्क्रैप वैल्यू। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टील का स्ट्रक्चर है जिससे कुछ भी बना हुआ है, तो अगर वो स्ट्रक्चर मान लीजिए बाद में उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो स्टील की जो होती है वो स्क्रैप वैल्यू हाई होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कैन बी इवन रीयूज। क्या होता है, इसे हम इसके डिमोलिशन में रीयूज भी कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है, विनाश। ठीक है, अगर ये डिस्ट्रक्ट हो गया मतलब ख़त्म हो गया, तो इसे हम रीयूज़ भी जो है वो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आप क्या करिए, आप जब लेक्चर देखते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप थोड़ी बुक से भी रीडिंग करिए और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ अपने से भी आप देख सकते हैं। ये जस्ट मेरी एक एडवाइस है। यहाँ पर मुझसे जितना हो रहा है मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूँगी और आप लोग का सिलेबस जो है वो टाइम से मैं कंप्लीट कराने की कोशिश मेरी पूरी रहेगी। बट आप क्या कर सकते हैं, आप इसे बिल्कुल एकदम स्पून फीडिंग की तरह ना ले कि आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बताई जाए। यहाँ पे आपको जितना भी बताया जा रहा है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर बताया जा रहा है। बट आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने लेवल पर भी अपनी तरह से थोड़ी सी तैयारी रखिए। आप लोगों में से कई लोग एनसीईआरटी के बारे में पूछते हैं कि एनसीईआरटी से कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो अगर आप लोग जानना चाहेंगे कि कौन सा टॉपिक किस क्लास की एनसीईआरटी से किस चैप्टर से पूछा गया, तो मैं आप लोग को ये भी बता दूंगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि कहाँ से पढ़ना है, तो मैं आप लोग को ये भी बता दूंगी, ताकि आप लोग क्या करें कि एक बार अगर आप बुक भी रीडिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपकी चीज़ें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, जिसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा।